बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 पाइथागोरस थ्योरम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप यहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 23। जी, एक्सरसाइज 23 क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है द थ्री साइड्स of a triangle are measured 9.5 centimeter, 7.5 centimeter and 8 centimeter. For what value of x will the side represent right triangle? जी, तो क्लास यहाँ पर हमें थ्री साइड्स गिवन है, जिसमें 9.5 है, 7.5 है और x है। ठीक है, x सेंटीमीटर है। बेसिकली यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ x बतानी है। ऐसी वैल्यू x की कौन सी होगी जो हम जो है ये पूरे ट्रायंगल को ये प्रूफ करे कि ये राइट ट्रायंगल है। प्रूफ नहीं करना, बस हमें वैल्यू बतानी है x की कि हम ऐसी कौन सी x की वैल्यू यहाँ पर लें कि जो ये जो है रिप्रेजेंट करे, जो ट्रायंगल हमने बनाया है ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये रिप्रेजेंट करे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्लास अब इसमें जो वैल्यूज हमें गिवन है, देखिए यहाँ पर जो 9.5 7.5 गिवन है, हमें यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, ये हमने खुद से डिसाइड करना है। जब ऐसी कंडीशन हो, हमें कुछ भी मालूम ना हो कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस क्या है, तो फिर ऐसी सूरत में हम दो वैल्यू जो हमारे पास गिवन है इनमें हम देखते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो जाहिर है हाईएस्ट वैल्यू जो है वो मेरी 9.5 है। थर्ड वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं है ना, वो तो x है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ना 9.5, दैट इज हाइपोटेनस। ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी? हाइपोटेनस को। तो इसको हम एज अ हाइपोटेनस कंसीडर करेंगे और ये वैल्यू हम चाहे तो बेस में ले लें, चाहे तो परपेंडिकुलर में ले लें। देखिए बेस और परपेंडिकुलर इनको हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो बेस को परपेंडिकुलर बना लें या परपेंडिकुलर को बेस बना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन जो चीज है राइट एंगल ट्रायंगल में वो है हाइपोटेनस का डिसीजन, कि हाइपोटेनस जो होती है वो बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ के मुकाबले में हाईएस्ट होती है। तो हमें हाईएस्ट वैल्यू लेनी होती है हाइपोटेनस की। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो हाईएस्ट वैल्यू 9.5 ही है। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने मैंने राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ कर लिया है। इसको नाम दिया है एबीसी का। ठीक है, ट्रायंगल ए से बी भी कह सकते हैं, एबीसी भी कह सकते हैं जी। अब ए के सामने मैंने स्मॉल ए लिया है, ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल ए से इसको रिप्रेजेंट किया है। सी के सामने मैंने स्मॉल सी को लिया है और बी के सामने मैंने स्मॉल बी को लिया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम हाइपोटेनस को कंसीडर कर रहे हैं 9.5, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। तो मैंने सी की प्लेस में क्या रखा है? 9.5 सेंटीमीटर। और दूसरा जो मेरे पास गिवन है 7.5, इसको मैं ले लेती हूं एज अ बेस। बेस क्या होती है? वो लाइन जो मेरी इस तरह से लेटी हुई हो, हॉरिजॉन्टल ही हो, दैट इज कॉल्ड द बेस। तो क्लास यहां पर देखें, ये बेस मैंने रखा 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर बेस मैंने ये ले ली, हाइपोटेनस मैंने इसको ले लिया, तो जाहिर है फिर थर्ड साइड जो मेरी रिमेनिंग है परपेंडिकुलर, वो क्या होगी? थर्ड साइड x, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो स्मॉल बी को मैंने क्या रखा है यहां पर? x। स्मॉल बी किसके इक्वल है? x के इक्वल है। तो ये दो साइड तो हमें गिवन है, हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है और क्या हमें रिक्वायर्ड है। पहले तो यहां गिवन की हेडिंग डाल दीजिएगा। अगर हम फिगर के हिसाब से देखें, जो हमने फिगर में जो भी चीज हमने यहां मेंशन की है वो हम यहां लिख लेते हैं गिवन में। देखें, एक हमें ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, वो तो हमने खुद बनाया है। और हमें गिवन क्या है? स्मॉल ए, यानी कि ए इज इक्वल टू
7.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें C गिवन है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू तो हमें यहां पर गिवन है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या करना है, एक्चुअली हमें b फाइंड करना है, स्मॉल b फाइंड करना है। और स्मॉल b जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक है, b तो हमने खुद नाम दिया है, लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो एक्चुअली b क्या है, x है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x वी हैव टू फाइंड। तो यहां रिक्वायर्ड में लिख लेते हैं जी, रिक्वायर्ड हमें है x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड करना है। तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। जी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम का चैप्टर चल रहा है और अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र जरूर होता है। जाहिर है बगैर पाइथागोरस थ्योरम के तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली सॉल्व ही पाइथागोरस थ्योरम से होता है। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ही वहां होता है जहां राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर हम अप्लाई कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जी पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये आपको मैं अपने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बता चुकी हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। याद रखिएगा 90 डिग्री से सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा मेरी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। ये मेरी हाइपोटेनस है। ठीक है, ये वाली लेंथ मेरी क्या है, हाइपोटेनस है। और ये लेंथ जो इस तरीके से लेटी हुई होती है ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो चलिए लिख देती हूं, दिस इज बेस। ये क्या है, मेरी बेस है। जबकि ये लाइन जो इस तरीके से खड़ी होती है बिल्कुल स्ट्रेट, या यूं कह लीजिए कि इस लाइन की वजह से ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस। इस तरह से जो लेटी हुई लाइन है वो हमारी होगी बेस, और जो इस तरह से वर्टिकली जो खड़ी है हमारी लाइन जो वर्टिकल है उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला हमारा होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम यहां अगर फिगर में देखें तो हाइपोटेनस जो मेरा है वो किसके इक्वल है, बेसिकली वो सी के इक्वल है। ठीक है, हमने उसको क्या नाम दिया हुआ है, हाइपोटेनस को सी का नाम दिया हुआ है। तो यहां पर हम जी हाइपोटेनस के प्लेस में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी स्क्वायर। और फिर उसके बाद क्या है, बेस स्क्वायर। ये मेरी क्या है, बेस। और बेस को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, ए का नाम दिया हुआ है। तो यहां पर बेस के प्लेस में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, बेस स्क्वायर। तो बेस के प्लेस में हमने ए रखा और ए का स्क्वायर लगा दिया। फिर आगे है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर को मैंने क्या कहा हुआ है, बी कहा हुआ है। तो यहां पर हम परपेंडिकुलर की प्लेस में क्या रख देंगे, बी स्क्वायर। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं जी। तो सी इक्वल है 9.5 सेंटीमीटर के, फॉर्मूले में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ए किसके इक्वल है, 7.5 सेंटीमीटर। और बी यहां पर किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो बी की प्लेस में हम क्या लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और बेसिकली हमें एक्स ही फाइंड करना है जी। तो क्लास
जब मैं 9.5 का स्क्वायर लेती हूं, ठीक है, यानी कि 9.5 को 9.5 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरी वैल्यू आ जाती है 90.25। क्या आ जाएगी? 90.25। इसी तरीके से जब मैं 7.5 का स्क्वायर लेती हूं, यानी 7.5 को मल्टीप्लाई 7.5 से करवाती हूं तो वैल्यू आ जाती है 56.25। 56.25। और आगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम वैसे ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है, दिस इज अननोन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे क्लास, क्योंकि हमें फाइंड एक्स करना है तो एक्स के पास जो भी वैल्यू होगी उसको हम शिफ्ट कहां कर देंगे? लेफ्ट साइड पे, यानी कि एक्स को यहां पर हम सिंगल रहने देंगे। जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसको हम सिंगल छोड़ देते हैं और उसके बाद से तमाम वैल्यू को शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड पर। तो मैं 56.25 को शिफ्ट कर देती हूं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जी, तो जब ये लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो यहां पर प्लस हो रहा है, यहां आने के बाद 90.25 से माइनस हो जाएगा। ये इस तरीके से माइनस हो गया। अब 90.25 में से अगर मैं माइनस करती हूं 56.25 को तो मेरी वैल्यू आ जाती है 34। क्या आ जाएगी? 34। अच्छा, अब 34 यहां लेफ्ट पे लिखा हुआ है, क्या मैं इसको राइट पे लिख सकती हूँ और एक्स स्क्वायर को लेफ्ट पे लिख सकती हूँ? बात तो एक ही है, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है ना। तो लेकिन जो वैल्यू अननोन होती है हमें फाइंड करनी होती है, जैसे यहाँ पर एक्स अननोन है, नॉर्मली उसको हम कहां लिखते हैं? लेफ्ट साइड पे। तो मैं एक्स स्क्वायर को लेफ्ट पे लिख लेती हूं और जो वैल्यू यहां से माइनस होकर आएगी उसको राइट पे लिख लेती हूं, यानी मैं 34 को लिख लेती हूं राइट पर, ठीक है जी। तो यहां पर वैल्यू मेरी आ चुकी है 34 जी। तो क्लास अब यहां पर हम ये कर सकते हैं कि 34 का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखें 34 जो है बेसिकली किसी भी स्क्वायर रूट का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि 34 का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर नहीं है। ऐसी सूरत में हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो दोनों साइड पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। तो लिखिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए? सिर्फ एक्स की चाहिए, एक्स स्क्वायर की नहीं। तो इन ऑर्डर टू रिमूव द स्क्वायर वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो लिख दीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी, दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। जी, ये देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है जी। अब यहां पर होगा क्या? देखिए इस साइड पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर से यूं रूट हमने कर दिया कैंसिल। अब यहां तो सिर्फ एक्स रह जाएगा, ये एक्स रह गया, ठीक है। और इस साइड पे हम क्या करेंगे? 34 के बना लेते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर मीन यानी कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमें इसके फैक्टर्स मिल जाएं। तो हम 34 का यहां पर लेने जा रहे हैं एलसीएम। स्टार्ट हमेशा 2 के टेबल से करेंगे, स्मॉलेस्ट टेबल से। तो 2 के टेबल में यकीनन 34 आएगा। 2 1 का 2, 1 शिफ्ट इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 2 7 का 14,
और 17 1 जा 17। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसके मजीद फैक्टर बना भी लेते हैं तो देखिए जब हम स्क्वायर रूट के अंदर से कोई वैल्यू को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक फैक्टर ऐसा हो जो कि उसका पेयर बन जाए। तो यहाँ किसी भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा, आप देख सकते हैं, ना 2 का कोई पेयर है ना 17 का कोई पेयर है, दोनों जो है इंडिविजुअल ही है, ठीक है ना, दोनों में से किसी का भी पेयर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये कि 34 को हम रूट के अंदर ही लिखे रहने देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 34। x की वैल्यू मेरे पास आ गई रूट 34 जी। तो अब यहां पर देखें, इन्होंने x की वैल्यू हमसे पूछी थी और x की वैल्यू हमने निकाल दी। आगे आप यहां पर सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो भी किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी। अच्छा, अब देखिए आगे इन्होंने क्या बोला हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्रायंगल। वो वैल्यू हमने निकाल दी, वो x की वैल्यू क्या होगी 34, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां पर रिजल्ट देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन आपका वर्डिंग में हो ना, वर्ड प्रॉब्लम की सूरत में, तो आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम का आप वर्डिंग की सूरत में ही दिया करें, स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया करें, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे हम, 34 सेंटीमीटर will represent right angle triangle। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से वर्डिंग की फॉर्म में आपने रिजल्ट लिखना है कि ये वो वैल्यू है x की जो कि राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगी जी। तो क्लास अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ मेजरमेंट ऑफ AB is equals to measurement of AC is equals to 13 सेंटीमीटर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आपको पता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड हमारी इक्वल हो, ठीक है, दो साइड हमारी इक्वल हो, थर्ड साइड अनइक्वल हो, दैट इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए जो साइड इक्वल है उनको उन्होंने इक्वल कहा हुआ है कि AB और AC साइड जो है ये आपस में क्या है, इक्वल है, और इन दोनों की लेंथ जो उन्होंने दी हुई है वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि वो साइड जो अनइक्वल है दैट इज कॉल्ड द BC। उन्होंने उसको लेंथ का क्या नाम दिया है, BC को, और वो किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के। कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू BC, यानी यहां पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसका डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम A टू BC। यानी अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, कहां से, A से, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसकी ये दो साइड जो है ये आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि AB साइड और AC साइड ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, यानी कि ये भी 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 सेंटीमीटर है, और ये वाली लेंथ जो अनइक्वल है इसकी पूरी लेंथ किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें फ्रॉम पॉइंट A। तो ये देखें मैंने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो कि सामने वाली साइड BC से कहां मिला, एट पॉइंट D पर उसने मीट किया, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर मिल रहा है BC से, वो उस पॉइंट को मैंने क्या कहा है, पॉइंट D कहा है। और जैसे कि आपको पता है कि परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो जिस लाइन से भी जाकर मीट करती है, मिलती है, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर जब इससे मिला तो यहां पर इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो क्लास अब अगर ये AD जो परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया है, अगर ये BC के ऐसे पॉइंट पे मिलता है
जो कि बिल्कुल मिड पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है। परपेंडिकुलर मैंने इस तरह ड्रॉ करा कि वो बीसी के बिल्कुल सेंटर में आके मिला, यानी कि जो पॉइंट डी है ना वो बीसी का क्या है, सेंटर है। अगर डी जो पॉइंट है वो बीसी का सेंटर है तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गए, इक्वल हो गए। बीडी का डिस्टेंस भी वही होगा जो कि डीसी का डिस्टेंस होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा पॉइंट कहां पर है, वो बिल्कुल मिड है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में है। तो ये इस लिहाज से ये दोनों डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो क्लास अगर ये टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब तो ये हो गया, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गए तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे ही है ना। तो लेकिन इसको हम पूरा कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि यहां पर गिवन में क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। हेडिंग डालिएगा गिवन की, जी। अब गिवन में देखिए हमारे पास एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। एबीसी हमें पहले तो क्या दिया हुआ है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें यहां पर गिवन है। तो हम लिख लेते हैं ट्राइंगल एबीसी इज एन isosceles triangle। in which जी उसके अंदर क्या है, ए बी साइड जो है वो मेरी इक्वल है ए सी साइड के। तो लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी। ये दोनों साइड्स किसके इक्वल है, 13 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये दोनों साइड हमें क्या है, गिवन है, दोनों 13 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसके अलावा हमें लेंथ ऑफ बीसी गिवन है। तो बीसी की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। देख सकते हैं ये टोटल लेंथ बी से लेकर सी तक हमें गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिएगा मेजरमेंट ऑफ BC is equals to 10 सेंटीमीटर। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें रिक्वायर्ड क्या करना है, मालूम क्या करना है हमें। लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू BC, यानी हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ए से लेकर डी तक जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है ये हमें फाइंड करना है। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हमें लेंथ ऑफ एडी फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिर हम रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल देते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। जी रिक्वायर्ड हमें है मेजरमेंट ऑफ एडी, ठीक है। जी ये हमें रिक्वायर्ड है, मेजरमेंट ऑफ एडी की लेंथ हमें रिक्वायर्ड है और जो जो चीजें हमें गिवन है वो हमने यहां पर मेंशन कर दी है। तो क्लास अब एडी की लेंथ किस तरह आ सकती है, हमारे पास तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि चैप्टर ये हमारा किसका चल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम का। हमें यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई तो करना है, लेकिन चूंकि ये जो ट्राइंगल हमारे पास गिवन है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं। और पाइथागोरस का थ्योरम भी अप्लाई होता है, बस सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि इस परपेंडिकुलर की वजह से ये जो हमने ड्रॉ करा है एडी, हमारे पास दो तरह के राइट एंगल ट्राइंगल परफॉर्म हो गए, एक ट्राइंगल एडीबी
और दूसरा ट्रायंगल एडीसी। हम दोनों में से किसी भी एक ट्रायंगल को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि जब ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये दोनों ही साइड से 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो हमारी मर्जी है, हम चाहे तो इसको कंसीडर करें या हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि हम इन दोनों में से किसी एक ट्रायंगल को कंसीडर करें, हमें तो सबसे पहले ये मालूम करनी होगी ना लेंथ ऑफ बीडी, क्योंकि हमें बीडी की लेंथ तो पता ही नहीं है। फर्ज करें अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करती हूं, तो देखिए मुझे ना तो एडी की लेंथ मालूम है और ना ही मुझे बीडी की लेंथ मालूम है। ऐसी सूरत में क्या कर सकती हूं मैं, जब मेरे पास दो लेंथ अननोन हो जाए तो फिर तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता ना भाई। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास बस एक साइड का अननोन होना चाहिए जो हमें ना मालूम हो, लेकिन यहां पर हमें दोनों ही साइड नहीं पता, बीडी भी नहीं पता और एडी भी नहीं पता। तो लेकिन बीडी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि अगर इसकी टोटल लेंथ बी से लेकर सी तक 10 सेंटीमीटर है और डी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, तो फिर जो डिस्टेंस ये होगा वही ये होगा, यानी हम 10 को हाफ हाफ कर लेते हैं, तो 10 का हाफ क्या होगा, 5 होगा। तो ये बात हम यहां पर कैलकुलेट करके बताएंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा। जी, सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हम सबसे पहले कैलकुलेट करने जा रहे हैं बीडी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ बीडी यहां से लेकर यहां तक। अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करूं तो फिर मुझे ये वाली लेंथ फाइंड करनी होगी बीडी की। जी, बीडी की लेंथ मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगी, बीडी किसका हाफ है? एक्चुअली जो बीडी लेंथ है वो हाफ है बीसी का। ये पूरी लेंथ क्या है, बीसी है, और बीडी क्या है, इस पूरी बीसी लाइन का हाफ है। तो बीडी इज अ हाफ ऑफ बीसी। ठीक है, जी, हम ये कह सकते हैं कि बीडी जो है वो बीसी का हाफ है। तो बीसी की वैल्यू हमें गिवन है। बीसी किसके इक्वल है कि टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर के इक्वल है और हम इतनी लेंथ फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि बीडी जो है वो हाफ है, यहां पर बीसी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। जी, बीसी इक्वल है 10 के, तो यहां मैं वैल्यू रख लेती हूँ 10। यहां कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, तो बीडी मेरे पास क्या आ चुका है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बीडी मेरे पास आ चुका है 5 सेंटीमीटर। तो क्लास अब हम, जबकि हमारे पास बीडी आ चुका है, अब हम इजीली इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर सकते हैं, यानी ट्रायंगल ADB। ठीक है, तो हम यहां नीचे लिख लेते हैं, by using triangle ABD या ADB कह सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ADB by using triangle ADB। अगर हम इस ट्रायंगल को यूज करते हैं तो हमारे पास देखें ये क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब तो हमें बीडी भी मालूम हो गया, तो बीडी हमारी क्या हो गई, बेस हो गई, और 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई, ये हमारी बेस हो गई, और ये जो हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, हमें यही लेंथ मालूम करनी है एडी की। तो यहां पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब तो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम। हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है,
तो हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नीचे लिख दीजिएगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। जी, पाइथागोरस थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस जो यहां पर है वो क्या है? उसको हमने क्या नाम बुक में क्या नाम दिया हुआ है हाइपोटेनस का? दैट इज ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आगे क्या होता है? बेस स्क्वायर। तो बेस यहां किसके इक्वल है? बीडी के इक्वल है। बेस को जो हमने नाम दिया हुआ है वो क्या है? बीडी। तो बेस की प्लेस में हम क्या लिखेंगे? बीडी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या हो गया? ये लाइन हमारी क्या हो गई? परपेंडिकुलर यानी कि एडी का स्क्वायर। ये मेरा अप्लाई हो गया यहां पर पाइथागोरस थ्योरम। अब हम जो भी वैल्यू हमने यहां पर लिखी हुई है गिवन में वो हम यहां पर पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी मेरा इक्वल है 13 सेंटीमीटर के। ए बी की प्लेस में हम रख लेते हैं 13 और होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बीडी हमने यहां पर फाइंड कर लिया था आपके सामने। ये देखें बीडी क्या आ रहा है? 5 सेंटीमीटर। तो बीडी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 5, ऊपर ले लेंगे होल स्क्वायर प्लस, और एडी तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, एडी तो हमें मालूम ही नहीं है, तो एडी के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है जी, जब हम 13 का स्क्वायर लेंगे यानी 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 169। 169। इसी तरह 5 का स्क्वायर जब हम लेते हैं यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 25। 5 5 जा 25। ठीक है, और एडी को हम जस्ट कॉपी करते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब चूंकि मुझे एडी फाइंड करना है क्लास, तो मैं क्या करूंगी? 25 को राइट से शिफ्ट करके कहां ले आऊंगी? लेफ्ट पर। तो 25 इधर प्लस हो रहा है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो ले आते हैं। जी, 169 में से जब मैं 25 को माइनस करूंगी थ्रू कैलकुलेटर तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 144। तो 144 मैं बजाय लेफ्ट पे लिखने के अगर राइट पे लिख दूं, और एडी जो कि मुझे फाइंड करना है उसको मैं लेफ्ट पे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही इक्वल है। बस हम इसलिए इसको लेफ्ट पे लिखते हैं अननोन को, क्योंकि नॉर्मली जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे होते हैं वो हम लेफ्ट पर ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको लेफ्ट पे लिख लेते हैं एडी को। और 144 यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब मुझे वैल्यू चाहिए बेसिकली एडी की। एडी स्क्वायर की तो नहीं चाहिए ना, मुझे एडी की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मैं यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लूंगी। तो हम ले लेते हैं फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मैं अगर स्क्वायर रूट लेती हूं, अच्छा वो वर्डिंग अब मैं यहां पर नहीं लिख रही हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वो आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहां पर डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लेती हूं।
जी ये देखें, यहां पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या रह जाएगा, सिर्फ एडी रह जाएगा। ठीक है, और 144 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे थ्रू कैलकुलेटर तो 144 का स्क्वायर रूट मेरे पास आ जाएगा 12। ठीक है, यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाता है 144। तो यहां पर आ जाएगा 12। आगे आप लगा दीजिएगा सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है डाटा में, तो हम यहां भी सेंटीमीटर का साइन यूज करेंगे। जी एडी हमसे पूछा गया था और एडी हमने फाइंड कर लिया यहां पर। अब हम इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट क्या आया, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही पूछा गया था ना हमने, कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही हम रीजन लिख लेते हैं, सॉरी रिजल्ट लिख लेते हैं नीचे। जी रिजल्ट हो जाएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी इज, क्या आया हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी क्लास तो, लेकिन आपको मेंशन सब कुछ कर दिया मैंने। रिजल्ट के आगे आप ये रिजल्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि जब हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ होता है तो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर भी हम वर्डिंग या स्टेटमेंट की फॉर्म में ही देते हैं। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, और अगर वीडियो समझ आ रही है, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो फिर वीडियो को लाइक कर दें। और वो व्यूअर्स जो चैनल पर न्यू हैं स्पेशली, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, हर जगह जहां भी आपकी पहुंच है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचे। और ये सदके जारिया भी है। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।